हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित आपको मॉडल पेपर मैथ का मैं हल करवाने वाला हूं। चूँकि आपको बता दें कि मॉडल पेपर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से संबंधित मैं आज आपको लेके आया हूं 2025-26 के लिए। यदि आप राष्ट्रीय योजना छात्रवृत्ति योजना की पेपर देंगे तो उसके लिए मैंने मॉडल सेट स्टार्ट किया है, सैम्पल पेपर मैथ का। तो आज का ये पहला मॉडल पेपर है। चलिए आज किस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, मोहन उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों आइए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 या 3 तरीके में बताऊंगा, जो भी आपको पसंद आएगा ट्रिक के माध्यम से आप उसको देख लीजिएगा। जैसे देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है काम और समय से, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा उस प्रश्न का मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी अगल बगल के प्रश्न बन सकते हैं या फिर ट्रिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, मैं सब आपको बताते चलूँगा। तो वर्क एंड टाइम में अब मैं बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति हो वो ए दिन में काम करे और दूसरा बी दिन में काम करे और दोनों मिल करके पूछेगा, तो मिलने की स्थिति में आप एक सूत्र लगाइएगा। जब दोनों क्या करें, ए और बी दोनों मिल जाएं, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ए गुणे बी बटा में ए प्लस बी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, एक 10 दिन में और दूसरा 15 दिन में काम कर रहा है, तो हम 10 गुणे 15 बटा में 10 प्लस 15 कर देंगे। अब आपस में इसको गुणा करेंगे तो 15 गुणा 10 में करेंगे तो 150 और 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 छक्का 150, अर्थात यदि वो दोनों मिल जाते हैं तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आपको दूसरा तरीका बता देते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, राम है, कौन है, राम। तो राम ने ये काम कितने दिन में किया है, 10 दिन में। और उसके बाद कौन है, मोहन। तो मोहन ने ये काम कितने दिन में किया है, 15 दिन में। अब ऐसे 2 लाइन खींचिएगा और इसका 3 रहेगा, तो ये देखिए 3 पे नहीं काम करेगा, लेकिन ये जो है 3, 4 जितना भी हो सब पे काम करेगा। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, अर्थात टोटल काम हमारा 30 काम आ गया। तो अब 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 15 का जब 30 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। हमसे जब टोटल काम पूछा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब कुल काम कितना है, 30। तो अब चूँकि हमको दोनों को निकालना है तो बस 30 में 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 दिन। अर्थात आप चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए, जब भी आपसे पूछेगा टोटल काम तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए बताते हैं, अगर ये 2 व्यक्तियों का काम है, अगर कह देगा कि दोनों मिल के किसी काम को करते हैं और एक व्यक्ति का बता दे और दूसरा व्यक्ति का पूछेगा, तो उसके लिए ट्रिक बता दें। जैसे ए प्लस बी आपको दे देगा, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, x दे दिया और b का मान दे दिया आपको y, और कहेगा ना कि a बताओ कि कितना दिन में वो काम करता है। तो इसके लिए सूत्र लगता है, जब 2 का दे दे 1 का पूछे तो क्या लगाएंगे, देखिए। तो पहले दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं और ज़्यादा वाला में से कम को घटा लेते हैं, मतलब कि x में से y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपका फार्मूला होता है। ये कब, जब 2 व्यक्ति का पता चल जाए और एक व्यक्ति का पता चल जाए और आपसे दूसरका वाले का पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और दोनों व्यक्ति का मिल के पूछेगा तो ये वाला। लेकिन सबसे आसान ये है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है और इसमें भाग देंगे, फिर इसका इसमें भाग देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और 30 में 5 का भाग दे देंगे, आपका टोटल आएगा 6 दिन, ठीक है। तो आई होप काम और समय के प्रश्न आप सीख गए होंगे। चलिए चलते हैं अब सेकंड प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। चूँकि मैं आपको बहुत अच्छे से प्रश्न ले करवाऊंगा आज, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मिले जो कि मेरे मोबाइल में PDF के रूप में है, तो आप यही टेलीग्राम चैनल जो कि मेरा है अभय क्लासेस 91, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न के PDF डालता हूँ, वहाँ से आप अपना कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक और प्रश्न है कि यदि मान लीजिए एक दुकानदार 20% छूट देता है और फिर 80% छूट देता है, तो आपको बताना है कि ये जो क्रमागत छूट है, अगर आपसे पूछे कि इसका एकल छूट क्या होगा, ठीक है,
तो अगर मान लीजिए कोई सामान पे पहले आपको 20% का छूट मिल जाता है, फिर मेरे भाई आपको 80% का छूट मिलता है उसी सामान पे, तो आपको बताना है कि टोटल कुल क्रमागत छूट कितना होगा, अर्थात कुल एकल बट्टा जिसको बोलते हैं। तो आपको बताते हैं ऐसे प्रश्न जब भी मिलते हैं तो देखिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब आपको बताते हैं जैसे मान लीजिए कोई दो राशि होगी, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, या फिर दोनों बढ़ेगा तो प्लस प्लस, दोनों घटेगा तो माइनस माइनस, इनमें से आप जैसे जो बढ़ेगा जो घटेगा उसके आगे प्लस माइनस लगा के इसको हल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये छूट है, छूट का मतलब क्या, कमी हो रही है अर्थात डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहला कोई x मान लेंगे इसको और इसको मान लेंगे y, तो 20 जो कि है माइनस में हो जाएगा और 80 भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस देखिए प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 80। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 80 में अगर आप 20 जोड़ देते हैं तो -100 हो जाएगा, प्लस 8 दूना कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 100 में से जब 16 आप घटाइएगा, चूँकि 100 क्या है माइनस में है और 16 क्या है प्लस में है, तो जब 100 माइनस में है और 16 प्लस में है तो जब हमारा आंसर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से जाएगा तो 8, अर्थात टोटल जो ये माइनस दिखा रहा है छूट को, किसको, छूट को, अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं यहाँ पे तो आप कहेंगे ये टोटल क्या है, छूट है, अर्थात वो दुकानदार ने क्या किया, इसको इतना प्रतिशत 84% का आपको छूट दिया। तो इस प्रकार से जब भी आपको अलग अलग छूट मिल जाएंगे और आपसे एकल बट्टा में छूट मांगेगा तो यही आप ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, ट्रिक कैसा होगा, एक की छूट मतलब कि कमी, तो ये भी माइनस और माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये माइनस, तो हम जानते हैं कि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो वो संख्या प्लस में जाती है, तो ये वाला माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा। तो 100 चूँकि माइनस में है, 16 घटाएंगे तो 84% क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। इसी पे एक टाइप का और सवाल बनता है, जैसे कहता है ना, यदि एक आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए हम हर एक अलग अलग प्रश्न लेंगे और चूँकि उस प्रश्न में आपको उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, तो आप इसको पूरे ध्यान से देखिएगा। आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिए, ताकि मैथ सीखना है तभी आप इसको इस प्रकार से फॉलो कीजिए। देखिए अब हम देख रहे हैं कि लंबाई में भी कमी कर रहा है तो इसको x मान लेंगे, चौड़ाई में कमी कर रहा है तो इसको y मान लेंगे। चूँकि हर जगह कमी है तो हम सूत्र क्या पढ़े हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100। अब देखिए 20% की कमी कर रहा है तो -20, चौड़ाई में 20% की 10% कमी कर रहा है तो -10, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। अगर एक जोड़ बढ़ता और एक घटता तो प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 20 और 10 मिला के कितना हो जाएगा 30। आज जब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2। अब इसको कीजिए 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 28 माइनस में, तो माइनस हमको क्या दिखा रहा है, चूँकि कुल हमको क्षेत्रफल में 28% की परिवर्तन अर्थात माइनस का मतलब कमी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, एक बढ़े एक घटे या पहला घटे दूसरा बढ़े, पहला बढ़े दूसरा घटे, तो आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए मैं आपको जो राष्ट्रीय आय संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और 10 सैम्पल पेपर दूंगा, आप इसको पूरी अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा साथ साथ। देखिए
अगला प्रश्न हम चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने अवधि में कोई धन दोगुना हो जाएगा। कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब चूंकि चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 10% का साधारण ब्याज लग रहा है और पूछ रहा है कि वो कितने समय में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अर्थात आपसे समय पूछ रहा है। पहले तो मेरे भाई इस सवाल को हम लगाएंगे और साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको यहाँ लिखने वाला हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए, पहले हम आपको बताते हैं साधारण ब्याज। इससे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता चला जाएगा और जो कुछ भी आपको लगता होगा कि इस चैप्टर से संबंधित मुझे नहीं आता है, तो अगर उस चैप्टर से मैं सवाल लेके आऊँगा तो उसके बारे में बताता चलूँगा। साधारण ब्याज से संबंधित आपको बताते हैं। अगर जब भी आपसे साधारण ब्याज पूछेगा, साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपको साधारण ब्याज बराबर निकालना होगा तो साथ साथ सूत्र भी लिखिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 कर देते हैं। अब इससे ब्याज निकालना होगा तो मूलधन का मान रखेंगे, दर का मान रखेंगे, समय का मान रखेंगे और 100 से भाग दे देंगे। या इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, SI बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटा में 100। जैसे अगर आपको यहीं पे निकालना होगा कि मिश्रधन पूछ देगा कि मिश्रधन बताइए, मिश्रधन बराबर क्या करेंगे, ब्याज प्लस मूलधन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, ये टॉपिक क्या है और किस प्रकार से पूछता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार से ना पैसों का लेन देन होता था। जैसे मान लीजिए पहले के समय में अगर आप 100 रुपया लेते हैं किसी से, तो अगर आपका जो धन आपने लिया तो वो आपका मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलधन। अब बहुत सारे लोग जाते हैं बैंक में लोन लेते हैं कोई काम वाम करने के लिए, तो लोन जब लेते हैं ना तो बैंक आपको वो जो देता है मूलधन, तो आपको उस धन के साथ समय देता है कि आप कितना समय में उसको चुकाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने उस लोन को आपको 2 वर्ष बाद चुकाना है और आपको वो रेट देता है, दर। जैसे कि अगर कह दिया ना कि 10% वार्षिक आपको हम रेट लगाएंगे, 10% वार्षिक का मतलब कि हर एक वर्ष में आपका ये जो 100 रुपया लिए थे उसका 10% आप हमको ब्याज देंगे। क्या देंगे, ब्याज। तो जो भी आप इसको एक्स्ट्रा देंगे ना उसको आप ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्याज। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो सवाल है साधारण ब्याज का है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो धन है ना हो जाएगा आपका 20 रुपया। क्या हो गया, 20 रुपया। जैसे अब देखिए, आपने मूलधन 100 रुपया लिया था किसी व्यक्ति से, मान लीजिए समझने के लिए, और समय लगा था आपको, 2 वर्ष का समय मांगा था आपने उससे। तो वो व्यक्ति ने क्या किया था कि 10% वार्षिक ब्याज के रूप से दिया था। तो आप जब इस पर रख के लगाएंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 20 रुपया। क्या आ जाएगा, 20 रुपया। अर्थात जब आप उस व्यक्ति को आप 2 वर्ष बाद पैसा चुकाने जाइएगा तो वो आप जो देंगे मिश्रधन देंगे। पहला नंबर कि आपने उसका 100 रुपया जो लिया था उसको तो देवे करेंगे, लेकिन ये जो 20 रुपया बढ़ा है तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, 120 रुपया। तो जो धन लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं और जो जितना समय आपको लगता है चुकाने में पैसा उसको बोलते हैं वर्ष अर्थात समय। जो दर से देता है उसको रेट। जितना बढ़ के हो जाता है वो धन उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। अब जब इसको टोटल रिटर्न करेंगे तो जो मूलधन लिए थे और जो ब्याज बढ़ा है दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आइए आपको ऐसे सवाल लगाते हैं। इसमें हम समझेंगे कि इसको तो आपने समझ गया। अब क्या कर रहा है,
जैसे इसको लगाने के लिए कई ठे मेथड है, मैं आपको सबसे आसान वाला समझाऊंगा। देखिए इसमें ना आपको रेट दे दिया है, दर, आपसे पूछा है समय, पूछा है क्या, पूछा है समय, कि वो भी कितना, 2 गुना। तो आप मान लीजिए यन 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उसी की बात। देखिए आपसे समय पूछा है, क्या पूछा है, समय। तो जब भी आपसे समय पूछे तो आप याद रखिएगा n-1 इंटू क्या दे दिया है, रेट, गुणे 100 कर दीजिएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं। तो अब कितना गुना कहा है, तो हमसे कहा है कितना, 2 गुना, तो यन की जगह 2 रखेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। रेट हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 10% का, तो यहाँ 10 रखिएगा और गुणे क्या कर देंगे, 100। तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, टी का मान निकल जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1 बटा में 10, ये हो जाएगा 100। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात आपको वो जो धन लिए हुए हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2 गुना होने में उसको 10 वर्ष लगेगा। क्या लगेगा, 10 वर्ष। तो यही आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या क्या हो सकता है, कभी भी आपको यहाँ समय दे देगा और आपसे रेट पूछेगा कि कौन सा रेट लगाए हैं, तो यहाँ पे आप समय दे रहेगा तो समय को यहाँ रखिएगा, रेट को यहाँ रख दीजिएगा। आप 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, जो भी लगे आप इस ट्रिक की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको मिटाते हैं। देखिएगा अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है एलसीएम निकालने वाला। तो एलसीएम से संबंधित मैं आपको सभी बातें बता दूंगा। जैसे दिया गया है कि 9, दिया है कि 24, 42 और 56 का आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, आप लोग छोटी कक्षाओं में बहुत सारे पढ़े होंगे, निकालने का तरीका भी आप लोग पढ़े होंगे। एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जैसा कि आपको बता दें, ये एक सिंपल संख्या दिया गया है। अभी मैं आपको भिन्न का भी बताऊंगा कि भिन्न जब दे देगा तो उसका कैसे आप एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए 24, 42, 56 को एलसीएम निकालना है, तो मैं आपको कई तरीके से समझा सकता हूँ। बहुत सारे मेथड हैं, जैसे 24, 42, 56 तोड़ेंगे तो इसको ये 2 से भाग देंगे, तो मतलब गुणनखंड करते हैं तो छोटे छोटे संख्या से भाग देते हैं। 12 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 21 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो ये उतर जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए कि क्या इसमें से कोई भी एक संख्या 2 से कटने वाली है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं कटने वाली है। तो अब किससे कटेंगे, 3 की तरफ जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है मेरे भाई। अब 7 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो जितना आपका ये सब बचा ना, इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम। क्या निकल जाएगा, एलसीएम। 2 दूना 4, दूना 8, 8 तरीके 24, 24 में गुणा कर देंगे 7 का, 7 चौक 28 को 8, हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16, अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 168, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। अच्छा एलसीएम निकालने के लिए और एक मेथड है, जैसे 24, 42, 56, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप जैसे 24 है तो 24 किससे किससे मिलके बना है, 2 दूनी 4, दूनी 8 तरीके 24। 42 किससे मिलके बना है, तो 2 3 6, 6 7 42। 56 किससे मिलके बना है, तो 2 दूना 4, 4 4 4, 4 दूना 8, 8 7 56, ठीक है। आप इस प्रकार से मैंने क्या किया, जो भी संख्या दिया था ना उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो तीनों लाइन में मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो तीनों नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। जैसे ये देखिए इसका ग्रुप बन गया तो इसमें से एक उठा लेंगे। अब देखिए इसका एक ग्रुप बन गया तो इसमें से एक 2 उठा लेंगे। इसका एक ग्रुप बन गया, इसमें से 2 उठा लेंगे। इसका एक ग्रुप बन गया,
इसमें से 7 उठा लेंगे। इसका देखिए ये 3 एक ग्रुप बन गया, उठा लेंगे। और देखिए यही सब ना हमारा मिला 1 2 3, 3 को 2 मिला है, 1 को 7 मिला और 1 को 3 मिला है। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, 56 गुणे 3 कीजिएगा, 6 3 18, 15 और 1 16, अर्थात आपका एलसीएम कितना आ गया 168। इस प्रकार से आप दोनों तरीका है, या ये वाला फॉलो करें या ये वाला फॉलो करें। अगर आपको HCF पूछ देता है, मान लीजिए बाय द वे इसी का HCF पूछ देगा, तो HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालने के लिए मेरे भाई जो भी संख्या, मान लीजिए 3 गो संख्या 1 2 3, तो इसका 3 लाइन बना 3 लाइन ना, तो उसी 3, तो HCF निकालने के लिए तीनों लाइन में मिलना चाहिए। 3 में से अगर मान लीजिए 2 लाइन में मिलेगा नहीं लेंगे, हमको तीनों लाइन में मिलेगा, तीनों लाइन में मिलेगा तभी हम ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमको HCF निकालना होगा, तो देखिए ये वाला 2 2 2 सब में है, 2 ले लेंगे। अब देखिए कि 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो इसका LCM की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। सही है। इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। अर्थात 2 एक ऐसी संख्या है जो सबको क्या कर सकती है? काट सकती है। इसको हम बोलेंगे क्या? HCF। तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। एक प्रश्न है कि P/Q पे घाते 2m + 2 = Q/P P पर घाते 9 - m। तो यम का मान आपसे पूछा है, आपको विकल्प बता दें तो विकल्प दिया है 7/2, 5 -11 और 6। आपको ये विकल्प दिया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग अपने सिलेबस में घातांक वाला सवाल पढ़े होंगे, घातांक करड़ी वाला। कैसे लगता है आइए आपको समझाते हैं। पहले इसको समझने से पहले आइए आपको 2-3 बातें बताते हैं घातांक और करड़ी से संबंधित। सुनिए, जैसे ए है, ए पर अगर 1/2 घात कहें या ए को करड़ी में कहें तो सेम बात है। जब किसी संख्या पे ना जैसे 1/2 घात होता है तो उसको संख्या को करड़ी में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यह ए है, इस पे कुछ, तो इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या बोलेंगे? घात। क्या बोलेंगे? घात। तो क्या पढ़ेंगे? इसको कहेंगे ना कि ए पर यम घात है, ए पर यम घात। चलिए ठीक है, आधार हो गया, इसको बोलेंगे घात। ए पर यम इंटू ए पर अगर यन घात है। इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे तो आप कुछ मत कीजिएगा, अगर आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यम प्लस यन कर देंगे। दूसरा साथ साथ हमारे लिखते भी रहिएगा, अगर ए पर यम घात है बटा में ए पर यन घात है, तो अगर भाग रहेगा ना तो घट जाएगा ये ऊपर चला जाता है तो यम माइनस यन घात हो जाता है, ठीक ना। तीसरा देखिएगा, अगर ए पर यम घात है गुणे बी पर यम घात है, इसका मतलब कोई संख्या है उस पर घात है, ये दूसरी संख्या है और ये दोनों घात समान है, तो ये और ये आपस में गुणा हो जाते हैं और इस पे गुणा होने के बाद इन सब पे घात यम लग जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से घातांक और करड़ी के रूल फॉलो करते हैं। अब आइए चलते हैं आपको इन्वर्स के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर -1 घात है, ठीक, तो इसको पढ़ेंगे 2 पर -1 इन्वर्स पढ़ेंगे, तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सभी संख्याएं बटा में चली जाएंगी तो 2 पर 1 घात हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2। अगला सवाल है, अगर कह देंगे कि 4 पे -2 घात का मान बताइए, तो देखिए ये इन्वर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इन्वर्स। तो इन्वर्स को हटाना होगा तो ये सभी संख्याएं कहाँ चली जाएंगी? बटा में चली जाएगी। ये माइनस हटाया है इसलिए ये बटा में चली गई है। अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा सवाल दे दें 8 पे 2 घात, इसका मान बताइए, तो नीचे है इसको ऊपर लेके जाना है तो इसका घात में ना माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। आप इस बात को समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं इन्वर्स। अब आप इस बात सवाल को लगा पाएंगे। चलिए आपको बढ़ते हैं सवाल की तरफ, आप इसको नोट करके उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आप भी 1-2 बात और आपको बताते हैं। जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए ना कि ए पर यम घात है
बराबर b पर भी यम घात है, पहला सवाल। दूसरा a पर यन घात है और a पर यन घात है। दोनों में आप कुछ अंतर देखिए ध्यान से। इसमें देखिए आधार अलग अलग है और घात क्या है, बराबर है। इसमें क्या हुआ है कि आधार समान है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार देखिए, जब भी ना अगर घात बराबर होता है तो काट देते हैं, आधार बराबर होता है, नहीं ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला समझिए। अगर ये आधार बराबर होता है दोनों का तो घात क्या हो जाता है, बराबर। आइए आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे ये देखिए P बटा Q है और Q बटा P है, अगर इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो ये घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर करेंगे बताते हैं आपको। P बटा Q पे देखिए कितना घात दिया है, 2m प्लस 2 घात है, और यहाँ Q बटा P पर दे दिया है क्या, कितना घात, 9 माइनस यम घात। देखिए तो दोनों तरीके से ना ही यहाँ पे घात बराबर हो पा रहा है, ना ही आधार बराबर हो पा रहा है। तो जब आधार को बराबर करना होगा, P बटा Q है तो इसको भी हम P बटा Q के रूप में बदलेंगे, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको बताए हैं कि अगर नीचे ऊपर का खेल करना होगा ना तो बस इन्वर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन्वर्स। जैसे अगर इसको पलटना होगा तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसको P बटा के Q करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा। अभी हम बताए हैं कि नीचे वाला जब आधार बराबर होता है दोनों का तो ये घातें आपस में बराबर होती हैं, अर्थात ये हो जाएगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू, अब माइनस का गुणा 9 में करेंगे तो -9, अब माइनस का गुणा यम में करेंगे तो प्लस यम हो जाएगा। ठीक, अब आप जानते होंगे पक्षांतर करना, तो यम और 2m एक साइड कर लीजिए, तो 2m ये प्लस में यम है, इधर जाएगा तो माइनस में यम हो जाएगा। प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो 2m में से एगो यम जाएगा तो कितना बचेगा, एगो यम, -9 और -2 मिलके -11, अर्थात यम का मान कितना है, -11। तो उम्मीद है आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आप इसको लगा सकते हैं। बस हमने P बटा Q के रूप में इसको बदला है। पहले क्या था, P बटा Q, Q बटा P था। तो इसको आधार को एक समान करना था, इसलिए यहाँ पे इन्वर्स लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मैंने 1-2 प्रश्न और छाटा हुआ है, आपको बताते हैं। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि 84, 105 और 140 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का जवाब हमको देते हैं एलसीएम बताने में, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए एक प्रश्न के साथ मैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझा दे रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुपात समानुपात से, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न है 18 संबंध 24 समानुपात 24 संबंध y। तो y का मान पूछा है आपसे, y का मान। देखिए ये जो सवाल है हमारा अनुपात समानुपात से है, इसमें आपको समझाते हैं। इसका जो संबंध इस प्रकार से है, वही संबंध इसका इस प्रकार से बताना होता है। तो कुल मिला के ना ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, क्योंकि ये बाह्य पद बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, बाह्य पद। और ये दोनों अंदर के होते हैं तो उसको बोलते हैं मध्य पद। क्या होते हैं, मध्य पद। तब बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करते हैं और मध्य पद का मध्य पद में गुणा करते हैं। तो बाह्य पद क्या है, 18 गुणे y हो जाएगा, और मध्य पद क्या हो जाएगा, 24 गुणे के 24 हो जाएगा। चूँकि हमको y का मान बताना है तो 18 इधर फालतू में बैठा हुआ है, तो 18 को इधर ला देंगे। तो देखिए 18 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इधर आ जाएगा तो भाग में लग जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा y का मान। चलिए कर देते हैं। 6 3 18, 6 चौको 24, 3 एकम 3, 3 आठे
24। तो 8 गुणे 4, 8 चौको 32, अर्थात y का मान कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 32 रखेंगे। और आपको एक प्रश्न देते हैं, लगा लीजिएगा इसको। कह देंगे कि 1 किलोग्राम संबंध है 50 ग्राम में अनुपात बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो देखिए, कभी भी जब हम अनुपात निकालते हैं तो समान राशियों में निकालते हैं। मतलब यहाँ आप देख रहे होंगे ना कि किलोग्राम है और यहाँ क्या है, ग्राम है। तो इसको आप एक संबंध है 50 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम अनुपात निकालेंगे ना, तो अनुपात निकालने के लिए आपको समान राशियों का होना ज़रूरी है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको हम बदल दें किलोग्राम में या इसी को बदल दें ग्राम में। चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 गुणे 1000 कर दिए तो ये भी क्या हो गया, ग्राम, और ये हमारा 50 ग्राम हो गया। अब देखिए इधर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 ग्राम संबंध 5 ग्राम। काटिए, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 20। अर्थात इन दोनों में अनुपात क्या आ जाएगा, 20 संबंध 1 का अनुपात है। इस प्रकार से हम अनुपात समानुपात पढ़ते हैं। अगर आपको ये वाला प्रश्न आ गया होगा तो आप ये वाला आपको बताइएगा कि 1 हावर अनुपात 220 मिनट्स, ठीक है, इसका अनुपात बताइएगा। माने इसको सरल कीजिएगा और जो भी आएगा आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि ये जो आप पढ़े हुए चैप्टर हैं तो आप कैसे इस प्रकार से इसको हल करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो मैं बता दूं, 1 मिनट लेंगे आपका। ये जो भी मैं सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ, जैसे अनुपात समानुपात, लाभ हानि का, साधारण ब्याज का, काम और समय का, चूँकि हर एक चैप्टर का मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस 10 सैम्पल पेपर करवाने के बाद से मैं आपको एक बेसिक मैथ का एकदम डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। पहले आप इस 10 को हल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उससे हम लोग सीखेंगे। चूँकि पूरा नीचे मैं लिंक दे दूँगा, मैथ का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो अंशु सर हैं वो रीजनिंग का तैयारी करवा रहे हैं। रीजनिंग का मतलब लगभग 15 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिए हैं वो। 15 से 12 या 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उसका भी मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप अच्छे से देखिएगा, ताकि वहाँ से रीजनिंग, चूँकि रीजनिंग पता है ना आपको 90 नंबर की पूछी जाती है। पास होने में सबसे ज़्यादा इसी का महत्व रहता है। 35 नंबर का आपका विज्ञान रहेगा, 35 नंबर आपका भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, उन सब से रहेगा, और 20 प्रश्न रहेंगे मैथ से। क्योंकि मैथ का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैथ का मैं हर एक प्रश्न करवा के ला दूंगा, ठीक है। आपको मैथ से अगर डर लगता है तो मैथ में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मेरे भाई, अब हम इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रात के समय है, वीडियो आपको शूट हो रहा है, ये सब आपके खातिर, ठीक है। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। प्रश्न है कि एक आयत की भुजा का जो अनुपात है, आयत की भुजा का जो अनुपात है 8 संबंधित 10 है। फिर कह रहा है कि यदि उसका परिमाप दे दिया है, आयत का परिमाप 90 है, कितना है मेरे भाई, 90 सेंटीमीटर है। तो आपसे साफ साफ पूछ दिया है ना कि आप उस भाग का क्षेत्रफल बता दो। क्या बता दो? क्षेत्रफल। आइए हम 2-3 चीज़ों पर चर्चा करते हैं और आपको पूरी बात समझा देते हैं, ठीक है। आयत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आयत 4 रेखाखंडों से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। अब आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए ये वाला को लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई, अर्थात यल से दिखाते हैं। ये वाला चौड़ाई है, अर्थात बी से दिखाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक।
एक शब्द पूछता है आयत का विकर्ण पूछता है। क्या पूछता है? आयत का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है मेरे भाई? देखिए कोई भी आकृति है ना तो उसकी तिरछी लंबाई को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो आपसे जब भी विकर्ण पूछेगा तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस वृत्त, मतलब चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। और मान लीजिए अगर जब आपसे लंबाई पूछे देगा तो क्या क्या दे देगा? अगर आपको क्षेत्रफल दे देगा और आपको क्या दे देगा? चौड़ाई। तो आप जब लंबाई पूछ देगा तो क्षेत्रफल में ना चौड़ाई से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। और दूसरा आपसे पूछ सकता है चौड़ाई दे देगा, चौड़ाई पूछ देगा तो आपसे क्या, आपको क्या देगा? क्षेत्रफल दे दिया रहेगा और आपको लंबाई दे दिया रहेगा। ठीक है। तो जब भी आपसे चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे दीजिएगा, और जब लंबाई पूछेगा तो आप क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे दीजिएगा। और एक पूछेगा परिमाप, जो कि सवाल में पूछा हुआ है, मैं इसी पर लगा भी दूंगा। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से पूरे जितना भी आयत पे आधारित सवाल है ना, आपके इन्हीं सूत्र से बाहर एक भी नहीं जाएगा। अब चूँकि देखिए ये आपका क्या दे दिया है? अनुपात दे दिया है। ये अगर मानते हैं ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। ये आपका परिमाप है, तो इसी सूत्र पर लगेगा। परिमाप दे दिया 90। ठीक है। 2। अब देखिए यल का मतलब क्या? 8। तो ये अनुपात के रूप में तो हम 8 यक्ष रखेंगे। बी का मतलब 10, तो 10 यक्ष रखेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 से काट दीजिए, ये कट जाएगा 45 बार में। तो क्या हो जाएगा? 45 जोड़िए 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 यक्ष। चूँकि यक्ष का मान हमको चाहिए तो लेके आइए नीचे इसको। 45 बटा में 18 बराबर x। 9 का 9 5 45 और 9 दूना के 18, अर्थात x का मान कितना आ गया? 5 बटा के 2 आ गया। कितना आ गया? 5 बटा के 2। अगर आपसे कहेगा ना कि लंबाई बताइए, क्या बताइए? लंबाई। तो लंबाई 8 है, तो देखिए तो 8 में ना 5 बटा 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि ये यक्ष का मान है और यक्ष का मान यहाँ रख के गुणा करेंगे तो ये 2 4 बार में कटेगा तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा लंबाई। और आपसे जब चौड़ाई पूछेगा तो ये 10 दिया हुआ है, तो 10 गुणे यक्ष का मान दिया है 5 बटा के 2, ये काट देंगे 5 बार में तो 5 5 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप यहाँ ढूंढेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे के चौड़ाई, अर्थात 20 गुणे के 25 कीजिएगा। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे के चौड़ाई, अर्थात 20 गुणे के 25। गुणा करेंगे तो 25 दूना के 50, अर्थात 500 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लगाएंगे तो आपका पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि 7 प्रश्न हुए हैं और 2 प्रश्न वो लगा के आप लोग लेके आइएगा। और इसी प्रकार से अगर आप का सपोर्ट रहा और की नहीं इस प्रकार के आने चाहिए, तो मैं आपको डेली ये इस प्रकार के सैम्पल पेपर लेकर के आऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। यकीन मानिए अगर आप एक 10 सैम्पल पेपर कर लेते हैं तो इन 10 सैम्पल पेपर को मैं इस प्रकार से डिज़ाइन करके बनाऊंगा, क्योंकि आप सभी चैप्टर को एक बार कवर कर लेंगे। और जैसे ही एक चैप्टर का मैं सवाल लेकर आऊँगा उस चैप्टर से, तो उस पे जितने भी आधारित सूत्र होंगे मैं आपको एक जगह लिखवा दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में और आसानी होगी अपने पेपर निकालने में। उम्मीद है आप लोग इसको आज अच्छे से समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।